आज के इस तज्ज़िये में हम बरे सगीर की इस पेचीदा तारीख की तह खोलेंगे जिसने 1947 से लेकर 1971 तक इस खित्ते का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये महज कुछ सालों की बात नहीं, बल्कि एक नो आबादियाती दौर से लेकर एक बिल्कुल नई कौम के उभरने तक का एक हैरानकुन सफ़र है। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे हिंदे से जो वाकई चौंका देने वाला है। 93,000, जी हाँ, 93,000 फौजियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। दूसरी जंग अजीम के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे यानी ब्रिटिश नौआबादियाती दौर में जाना पड़ेगा। तो आज के इस खाके में हम बुनियादी तौर पर बरतानवी राज से तकसीम का सफ़र, एक जोग्राफियाई तौर पर मुनक़सिम मुल्क, मशरकी और मगरबी हिस्से की नाइंसाफ़ियाँ, ऑपरेशन सर्चलाइट और बिलाखिर 1971 की जंग और आज़ादी के हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे। पहला बाब, बरतानवी राज से तकसीम तक। तो देखें, ये कहानी 1947 से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। बरतानवी हुकूमत की तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी ने दहाइयों तक अपना काम किया। जरा सोचिए, एक मुत्तहिदा तहरीके आज़ादी जो कभी एक जान थी, वो 4 दहाइयों के अंदर अंदर बिखर गई। 1905 की तकसीम बंगाल से लेकर 1940 की करारदाद लाहौर और फिर 1947 के माउंटबेटन प्लान तक हर कदम पर मजहब की बुनियाद पर लकीरें गहरी होती गईं। और फिर वो हुआ जिसका शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, रेडक्लिफ लाइन। आपको ये जान के हैरत होगी कि 2 मुल्कों के दरमियान ये सरहदें महज 5 हफ्तों के अंदर उजलत में खींच दी गईं। नतीजा, ज़राए के मुताबिक तारीख की सबसे बड़ी और खूनी हिजरत, 14 लाख लोग बेघर हुए और बदतरीन फिरका वाराना फसादात में तकरीबन 20 लाख इंसानों की जानें गईं। इस एक फैसले ने खित्ते का समाजी और सियासी मंजरनामा हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एक जोग्राफियाई तौर पर मुनक़सिम कौम। तकसीम के फौरन बाद दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क उभरा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल थी। जरा तसव्वुर करें, एक मुल्क, लेकिन उसके 2 हिस्सों यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला। और बीच में क्या था? एक हरीफ मुल्क यानी भारत। ये सिर्फ एक तवील फासला नहीं था, बल्कि बका का एक बहुत बड़ा इंतजामी और जोग्राफियाई चैलेंज था। अब यहाँ सूरत हाल कुछ यूं थी कि गो के इन दोनों हिस्सों को मजहब ने जोड़ रखा था, लेकिन हकीकत में इनके दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मगरिबी हिस्से में सारी सियासी और फौजी ताकत मुर्तकिज़ थी, यानी अशराफिया का गलबा था, जबकि दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान में आबादी की अक्सरियत तो थी, लेकिन उनके पास कौमी हुक्मरानी में कोई ख़ास इख्तियार नहीं था। वो बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए थे। और ये दूरी उस वक्त बाकायदा एक लावे की तरह फट पड़ी जब 1948 में हुकूमत ने ऐलान किया कि मुल्क की वाहिद सरकारी ज़ुबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। बंगाली बोलने वाली अक्सरियत के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। इस फैसले ने बंगाली ज़ुबान की तहरीक को जन्म दिया। ढाका यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और यही सकाफती दबाव आगे चल के मुकम्मल खुदमुख्तारी की जद्दोजहद की चिंगारी बन गया। तीसरा पड़ाव, मशरकी और मगरबी हिस्से का अदम मसावात। ज़बान का मसला तो था ही, लेकिन ज़रा इन मुआशी आदात और शुमार पर गौर करें, ये वाकई आंखें खोल देने वाले हैं। मशरकी पाकिस्तान पूरे मुल्क की 62% कौमी आमदनी पैदा कर रहा था, लेकिन जब बात आती थी बजट और तरक्की की तो उन्हें 30% से भी कम हिस्सा मिलता था। यानी कमाकर कोई और दे रहा है और खर्च कहीं और हो रहा है। ये मुआशी तफरीक इतनी वाज़े और शदीद थी कि दरारें पड़ना लाजमी था। इस मुसलसल नाइंसाफ़ी को देखते हुए मशरकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात अवामी लीग ने शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में अपने मशहूर 6 नुकाती मुतालबात पेश किए। वो क्या मांग रहे थे? इलाकाई खुदमुख्तारी, अपने वसाइल पर कंट्रोल और यहाँ तक कि अलहदा करेंसी और रिजर्व बैंक। लेकिन मरकजी हुकूमत ने इन मुतालबात को यकसर मुस्तरद कर दिया और इन्हें मुल्क तोड़ने की साजिश करार दे दिया। फिर आया 1970 और इस साल के आम इंतखाबात साबित हुए इस कहानी का फैसलाकुन मोड़। अवामी लीग ने 313 में से 167 निशास्तें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। उनके पास हुकूमत बनाने का मुकम्मल और वाज़े जमहूरी मैंडेट था, लेकिन मगरबी पाकिस्तान की क़यादत ने इक़्तिदार मुंतकिल करने से सीधा इनकार कर दिया और यहीं से हालात ने इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया। चौथा हिस्सा, ऑपरेशन सर्चलाइट और मज़ाहमत। जब एक वाज़े जमहूरी मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया गया तो पुरअमन बेचैनी ने पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसके जवाब में 25 मार्च 1971 की रात पाक फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया।
तज्जियाती ज़राए बताते हैं कि ये एक इंतहाई सख्त फौजी क्रैकडाउन था जिसका मकसद आज़ादी की तहरीक को कुचलना था। इनकलाबियों, दानिश्वरों और आम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मकामी लोगों ने मिलकर मुक्ति बाहिनी नामी अपनी एक मुसल्लह मुज़ाहमती फ़ौज खड़ी कर ली। इस शदीद मिलिट्री ऑपरेशन और तशद्दुद की वजह से हालात इस कदर ख़राब हुए कि 1 करोड़, जी हाँ 10 मिलियन लोगों को जान बचाकर सरहद पार भारत में पनाह लेनी पड़ी। अब आप खुद सोचें, 1 करोड़ महाजरीन का बोझ। इस गैर मामूली इंसानी बहरान ने इस अंदरूनी लड़ाई को रातों रात एक बैनुल-अक़वामी मसला बना दिया। हमारा आखिरी और 5वां बाब, 1971 की जंग और आज़ादी। और यूं मुहाजिरीन के इस बहरान ने बिलाखिर एक मुकम्मल जंग को जन्म दिया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान की तरफ से पेशकदमी फ़िज़ाई हमले हुए, जिन्हें ऑपरेशन चंगेज़ खान कहा गया, और फिर अगले ही दिन भारत ने इस तनाज़े में बाकायदा एंट्री मार दी। उन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची की बंदरगाह पर बहरी हमले किए और साथ ही पाकिस्तानी आबदोज PNS गाजी को भी गर्क कर दिया गया। अब भारतीय अफवाज और मुक्ति बाहिनी दोनों मिलकर लड़ रहे थे। जंग की शिद्दत का अंदाज़ा आप तारीख के इन औराक से लगा सकते हैं जो लिंगवाला की जंग का जिक्र करते हैं। ज़राए ख़ास तौर पर इस वाक़े को नुमाया करते हैं जहां महज 120 भारतीय फ़ौजियों की एक छोटी सी टुकड़ी ने 2000 पाकिस्तानी फ़ौजियों और 59 टैंकों की ज़बरदस्त पेशकदमी को कामयाबी से रोक दिया। ज़मीनी जंग अपने उरूज पर थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं थी। ये इलाकाई तनाज़ा अचानक आलमी सुपर पावर्स की सर्द जंग का अखाड़ा बन गया। एक तरफ अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान की हिमायत में खड़े थे, उन्होंने खलीज बंगाल में अपने बहरी बेड़े तक भेज दिए। तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने 1971 के मुआहदे के तहत भारत का साथ दिया और अमेरिकी और बरतानवी अफवाज का रास्ता रोकने के लिए अपना बहरी ग्रुप रवाना कर दिया। दुनिया वाकई एक और बड़ी जंग के दहाने पर थी। मगर ये सब ज़्यादा देर नहीं चला। महज 13 दिनों के अंदर अंदर इस जंग का फैसला हो गया। 16 दिसंबर 1971 भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी की मुश्तरका पेशकदमी ने पाकिस्तानी अफवाज को ढाका में हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और इस तारीखी सरेंडर के साथ ही दुनिया के नक्शे पर एक नए और आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम तारीखी ज़राए का अमीक जायज़ा लेने के बाद ये पूरी टाइमलाइन हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभदा हुआ सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई कोई रियासत महज मजहब की बुनियाद पर किसी भी मुश्तरका सकाफती, मुआशी और लिसानी बुनियाद के बगैर एक मुत्तहिद कौम के तौर पर जिंदा रह सकती है? ये महज तारीख का एक बाब नहीं है, बल्कि कौमों के उरूज और ज़वाल को समझने का एक सबक है।